Hello students, how are you all? Welcome to CP classes. So in my last video you have seen about the Coulomb's law, electric field, right? Potential difference के बारे में आप पढ़ चुके हैं, करंट के बारे में हम जान चुके हैं कि करंट क्या होता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है. So today we will be studying about the Ohm's law. ठीक है, जब हम ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे माइंड पे एक पिक्चर आती है, वो रही ओम्स के साइन की. ठीक है, एंड दिस लॉ वाज डिस्क्राइब्ड बाय दी जॉर्ज सिमन ओम. और जैसे कि अभी मैंने आपसे बात करी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ही बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है और उसी को हम ओम्स लॉ का नाम देते हैं. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस ओम्स लॉ. तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी टेक अ कंडक्टर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. ठीक है, तो जब हम लेते हैं कंडक्टर लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि करंट जब फ्लो करता है, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट इससे पहले पढ़ा था, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, जब आप इसको चार्ज और बैटरी से लगाएंगे. ठीक है, और दूसरा अब आप एक स्विच लगाएंगे तो इसमें अब क्या करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ये सारी चीजें बारे में आप पढ़ चुके हैं. अब जब इसमें करंट फ्लो करता है तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या फिर यू कैन से दैट एट द फिजिकल कंडीशंस जो इसमें करंट फ्लो करेगा, दैट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड. ठीक है, और इसी चीज के बारे में जो ये कांस्टेंट, अब यहां से जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास आता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस. ठीक है, नाउ लेट्स सी इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से डिराइव किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट कि इस लॉ को आपको जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था. ठीक है, जिसलिए इसका नाम भी आपका ओम्स लॉ पढ़ रखा है. और जब ओम्स लॉ को वेक्टर क्वांटिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम दिखाते हैं तो इट इज लाइक दिस. ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, वेयर J इज द करंट डेंसिटी, E इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ओम्स लॉ को डिस्क्राइब किया गया, ओम्स लॉ को डिराइव किया गया. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ द I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही हमको बोला गया था. और यू कैन राइट दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज द R कांस्टेंट, और यू कैन कॉल इट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ, किस पे डिपेंड करेगी कि कितना उसका लेंथ है, कितना उसका एरिया है और क्या टेम्परेचर है कंडक्टर का. ठीक है, तो R को हम क्या बताते हैं यहाँ पे, R इज द रेजिस्टेंस, I इज द करंट एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड. तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया. जब हमें इसे लिखना होगा तो अगर हम R को जब डिफाइन करते हैं, R कैन बी रिटन एज V ओवर I. ठीक है, तो मतलब यहां से आपको एक क्वांटिटी पता है तो आप अदर, मतलब दो क्वांटिटीज आपको पता है तो आप एक थर्ड क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हो और थर्ड क्वांटिटी की वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस एक्चुअली. ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस इज अ ओम्स लॉ का ट्राइंगल है जिसमें से हम हर किसी के लिए एक वैल्यू निकाल सकते हैं. जब आपको I और R यू नो, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट V, और जब आपको V अपॉन R पता है तो आप I फाइंड कर सकते हैं, और जब आपको V अपॉन I मालूम है तो आप यहाँ से R फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरीके से याद रखिए कि V अपॉन I आता है तो आप R निकलेगा. सपोज ये आपको जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जब आपको V अपॉन I पता है तो आपको R की वैल्यू मिलेगी. अब आपको I और R पता है तो आपको V की वैल्यू मिलने वाली है. ठीक है ना, आपको V अपॉन R पता है तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको I की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये आप इसको कह सकते हैं ओम्स लॉ का एक ट्रायंगल है जिससे आप इसके फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं. ठीक है, तो जब अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को. अभी हमने इसको बोला है कि दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो जब हम रेजिस्टेंस को समझते हैं, थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे एक कॉमन एक्सपीरियंस से लेते हैं. ठीक है, मैं जब ये एग्जांपल प्रेफर करती हूँ तो सबसे पहले आपके माइंड पे डायरेक्ट फिजिक्स के ही एग्जांपल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक वाटर पाइप लिया हुआ है जो बहुत टाइम से, मतलब आपने यूज नहीं किया, दैट इज द अनयूज वाटर पाइप. ठीक है, अब आप उसमें क्या करते हैं, तो उसमें अगर अनयूज है तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होंगे. ठीक है, अब आप उसको यूज करें आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉर वाटरिंग. ठीक है, पानी
पानी देने के लिए अब आप उस पाइप का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा पोजीशन होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, आपके डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल या जो भी वहां प्रेजेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा, पानी का फ्लो रुकेगा, तो उनका यानी कि कोलिजन होगा, वाटर के पार्टिकल उससे टकराएंगे डस्ट पार्टिकल के साथ, जब वो क्या कर रहा होगा, पाइप से बाहर की तरफ को पानी आएगा। ठीक है, और यू कैन से दैट इज द कॉज फॉर द पोजीशन ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप्स, राइट। ठीक है, तो जो ये अपोजिशन है, तो वो अगर पाइप की लेंथ बड़ी होगी तो फिर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या क्या चीजें हो सकती है कि कब ज्यादा होगा ये आपका, और जितना ज्यादा पानी फ्लो करेगा उतना ज्यादा पोजीशन भी होगा। तो इसी तरीके से अगर पाइप की डायमीटर बड़ी है तो अपोजिशन ऑफ फ्लो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फटाफट निकलने की जगह है ना पानी के पास, तो और जितना ज्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम उसका पोजीशन होगा। ठीक है, तो समझ में आएगा एग्जांपल। हमने एक पाइप लिया है, अनयूज पाइप है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, अब हम उसको वाटरिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब उसमें से आपको पानी बाहर निकालना है, तो उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कुछ अपोजिशन हो रहा है डस्ट पार्टिकल के थ्रू, और वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट। कि अगर उसका लेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, लेकिन अगर उसका डायमीटर ज्यादा होगा तो कम अपोजिशन होगा, ऐसे उसका एरिया ज्यादा होगा तो तब भी कम अपोजिशन होगा, क्योंकि पानी को निकलने की और भी जगहें हैं, राइट। तो ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल हो गया कॉमन पाइप का। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब आप पानी के फ्लो को कंपेयर कर लीजिए इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिंग वायर। ठीक, तो इसको हम उससे कंपैरिजन ले लेते हैं। तो अब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, किसका फ्लो होगा, आपका चार्ज का फ्लो होगा। तो जब आपके चार्ज फ्लो करते हैं इन अ वायर, तो देयर इज एन अपोजिशन इन अ कंडक्टर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिड कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जब ड्रिफ्टिंग होती है, ठीक है, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं कंडक्टर से, तो इनका कोलिजन होता है। ठीक है, अभी इनका कोलिजन किसके साथ होगा, क्योंकि कंडक्टर के भी तो अपने कुछ एटम्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम्स ऑफ द कंडक्टर का जब कोलिजन होता है, तो दिस गिव्स द राइज ऑफ अपोजिशन इन देयर फ्लो। ठीक है, और यही जो अपोजिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। यही एक हिंड्रेंस जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो अगर मैं इसकी टोटल डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो व्हाट इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू विच इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज R इज इक्वल टू V ओवर I। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस by this formula you can say that the ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called the resistance। इसी constant quantity को हम क्या बोलते हैं, आपका resistance बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, R इज इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से लिखूं, इस रिलेशन से हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, I इज इक्वल टू V ओवर R जब हम लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के क्या होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो करंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर आप पोटेंशियल को हाफ कर दें तो करंट भी क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप अब क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस को, जैसे मैंने आपको बोला I इज इक्वल टू V ओवर R है। ठीक है, तो R को अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, I इज इक्वल टू V ओवर R को है। तो अगर अब हम R को लिख दें 2R, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या, करंट क्या हो जाएगी, जब आपने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट विल बी I/2। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर दें, अब आप रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो करंट क्या हो जाएगी, आपकी डबल हो जाएगी, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 2I। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशन है R और V और I के बारे में। ठीक है, अब वहां पे डिपेंड कर रहा था, जब आपने देखा था, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो जो वाटर का फ्लो है वो डिपेंड कर रहा था कि कितना उसका लेंथ है, कितना उसका एरिया है, राइट। तो ये सारी चीजें, और इसी तरीके से यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो होता है, जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे, उसके नेचर ऑफ द मटेरियल पे एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, इसकी SI यूनिट जो होती है ओम होती है, ये इसका जनरल सिंबल हो गया ओम का, इस तरीके से।
आपने अभी फर्स्ट पिक्चर में भी देखा था इसके बारे में, राइट। ठीक है, तो अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कि अब जब आप 1 ओम को डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से ओम को डिफाइन करते हैं। 1 ओम कब होगा, जब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच में 2 पॉइंट्स और यू कैन से दिस ए और बी पॉइंट के बीच में, सपोज इज अ कंडक्टर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो 1 ओम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जब इससे 1 वोल्ट का डिफरेंस लगाने पे करंट कितना फ्लो करे आपका, 1 एम्पेयर का करंट अगर फ्लो करता है तो दैट is said to be 1 ohm, or you can say that 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end and a current of 1 ampere flows through it. So this is the definition of 1 ohm. ठीक है, ये हो गया आपका 1 ohm के बारे में. Now moving to the next, that is आपका आ जाएगा एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ओम्स लॉ. ठीक है, अब ये ओम्स लॉ को हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करा, मतलब कैसे, क्योंकि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए जब भी आपका कोई लॉ बनता है तो उसके 2 प्रूफ्स होते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है, एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है. तो आपको ऊपर मैथमेटिकल प्रूफ तो हमने समझ लिया है, डेली लाइफ एग्जाम्पल लेके भी समझ लिया और उसका एक्चुअल में भी समझ लिया. अभी किस तरीके से ओम्स लॉ को उन्होंने परफॉर्म किया होगा इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं पिक्चर में इन्होंने क्या ले रखा है, एक सेल लिया है, वोल्ट मीटर लिया है, नाइक्रोम की वायर है, ठीक है, स्विच है, मिली एमीटर है. नाउ लेट्स सी थ्रू एन एनिमेटेड वीडियो कि इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे कि जब आपका, जैसे ही आप ये देख रहे हैं जो ये वोल्ट मीटर है, जब आप इसको पूरा कनेक्ट कर देंगे, जब हमारा ये पूरा सेटअप लग जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं सामने से पूरा सेटअप हमारे पास लगा हुआ है. ठीक है, जब ये सेटअप आप लगाएंगे, जैसे ही आप यहाँ से वी को बढ़ाएंगे, जनरल अपने आप ही यहाँ पे जो होगा एमीटर की जो ये सुई है वो भी क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी. ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ से वी को इंक्रीज कर देंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका आई भी इंक्रीज होता जाएगा. तो लेट अस सी कि किस तरीके से वी को बढ़ा रहे हैं और आई आपका आगे को बढ़ रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. So let us do one quick activity to understand this Ohm's law. पहले हमने नाइक्रोम वायर लिया है, एमीटर लिया है, वोल्ट मीटर और 3 इलेक्ट्रिक सेल्स लिए हुए हैं. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स है इसका वोल्टेज है 1 to 1.5 वोल्ट. अब हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है. पहले हमने एक सेल लिया है, दूसरा फिर हमारे पास नाइक्रोम वायर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, फिर हमने एमीटर को कनेक्ट कर रखा है सीरीज पे एंड देन वोल्ट मीटर पैरेलल पे. ठीक है, और एक साथ में प्लग की. ठीक, तो अब इसको पूरा हमने कनेक्शन इस तरीके से दे रखा है विद 1 सेल, और हमने फिर यहाँ पे एक टेबल बना के देखा है. ठीक, तो जिसमें आपका केसेस हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स पे. आप जब करेंगे नंबर ऑफ सेल्स, पहले एक सेल लेंगे, उससे जितनी करंट पास होगी वो I1, देन पोटेंशियल अक्रॉस इट इज V1. फिर अब हमने यहाँ पे 2 सेल लेके देखा, फिर इसकी जो हमने मेजरमेंट्स आएंगी. अब जैसे 2 सेल हमने ले रखा है तो यहाँ पे से आपका एमीटर करंट को मेजर करेगा और वोल्ट मीटर उसकी रीडिंग को नोट करेगा अक्रॉस इट्स एंड. ठीक है, तो सपोज कि 2 सेल में इसका जो करंट है वो क्या हो जाएगा I2 एंड इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2. अब फिर हमने फिर से यहाँ पे 3 सेल ले लिए हैं, अब हमने फिर से एक सेल और बढ़ा दिया है, तो अब I3 एंड देन V3. हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप सेल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट भी आपका इंक्रीज कर रहा होगा, वोल्टेज भी आपकी इंक्रीज कर रही होगी. ठीक है, तो इसके लिए अब हमें पता कैसे चलेगा कि V और I साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमने इन दोनों का रेशियो निकाला V/I. ठीक, तो अभी जब इसका रेशियो निकालते हैं तो इसका आ जाएगा V1/I1, सेकंड वाले का V2/I2, थर्ड वाले का V3/I3. तीनों का निकाल के देखा, इक्वल आया. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जैसे जैसे आप I बढ़ा रहे हो तो V बढ़ेगा, या जैसे जैसे आप V बढ़ा रहे हो तो क्या करेगा, I बढ़ेगा. और ये जो लॉ था ये जॉर्ज सिमन ओम ने दिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया. तो उन्होंने यही कहा था कि जो हमेशा होगा आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो इनका एक कांस्टेंट आएगा दैट कांस्टेंट इज द रेजिस्टेंस R. ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रही थी उन्होंने. तो V इज प्रोपोर्शनल टू I. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से भी इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे V/I प्रोपोर्शनल है और V/I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज द R रेजिस्टेंस. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ओम्स लॉ, कि किस तरीके से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि V/I जो है कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, और R इसमें रेजिस्टेंस रहेगा अंडर कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. ठीक है, अदर फैक्टर इंक्लूडिंग द टेम्परेचर. ठीक, तो वोल्टेज की ऐसा यूनिट V, करंट की एम्पेयर, रेजिस्टेंस की हो जाएगी आपकी वोल्ट पर एम्पेयर यानी कि ओम. सो यू हैव सीन इन द वीडियो कि किस तरीके से आपका ओम्स लॉ प्रूफ हो रहा है.
ठीक है। ओम्स लॉ सब चीज को ओके करता है, बट देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। सबसे पहली बात, हर डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंडक्टर्स हैं, और जो फॉलो नहीं करती है दे आर कॉल्ड द नॉन ओमिक डिवाइस। दैट मीन्स दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये क्या है, इट इज इनएप्लीकेबल फॉर द डायोड्स एंड द ट्रांजिस्टर। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इनएप्लीकेबल फॉर द इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से इनकैंडेसेंट बल्ब, जो आपके ये वाले बल्ब हो गए, ये जो आप जलाते हैं अपने घर पे, ठीक है, इसमें टंगस्टन की फिलामेंट होती है। ठीक, तो जब भी चलती रहती है तो कुछ ज्यादा हीटअप हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आप इसका V को इंक्रीज करेंगे, मतलब जैसे इसका V जो होगा वो इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इसका बढ़ेगा, तो R जो ये करता रहता है वो वायर का चेंज होता जाएगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है, तो दैट मीन्स इट डू नॉट सपोर्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो R, जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे इसका R क्या हो जाएगा, चेंज होता रहता है। I तो ठीक हो गया, करंट तो जितना है उतना ही आ रहा है, बट इसका रेजिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, V बढ़ाने पे R बढ़ रहा है, तो इट डज नॉट सपोर्ट दिस। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है, जो फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। और ऑल्सो देयर वन मोर डिवाइस दैट इज LED, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, आजकल हम LED के बल्ब यूज कर रहे हैं, सब बहुत सारी चीजों में LED आ गई है। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, गुड कंडक्टर, रजिस्टर एंड द इंसुलेटर। अब गुड कंडक्टर्स तो वही होंगे। ठीक है, देखो गुड कंडक्टर्स के बारे में हमें सब पता है कि कौन से गुड कंडक्टर्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, बट अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के टर्म में बात कर रहे हैं, तो जिसका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा दे आर द गुड रजिस्टर। ठीक है, सॉरी गुड कंडक्टर्स, उसे आप क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक, अब फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब का जो रेजिस्टेंस होता है वो गुड कंडक्टर। अभी तक आप कंडक्टर के बारे में जब हमने इससे पहले पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो करंट जिनमें इजिली फ्लो कर सकती है वो क्या है, कंडक्टर्स है, जिनमें नहीं करती वो इंसुलेटर्स है। यही चीज हम पढ़ रहे थे। बट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो जिसका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसे हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, एग्जाम्पल्स विल बी सेम, बट यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन को हमने और मॉडिफाई करके बोल रहे हैं। ठीक है, एंड द सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड द रजिस्टर, जिनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि नाइक्रोम वायर, मैग्नेटाइन, कॉन्स्टेंटाइन, ये सारे अलॉयज। ठीक है, तो इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और दो सब्सटेंस विच आर हाईली इनफाइनाइटली इलेक्ट्रिकल, बहुत ज्यादा अपोजिशन जिसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, आपके इंसुलेटर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रबर। ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। ठीक है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अपोजिशन वो क्या हो जाएगा, आपका इंसुलेटर, और यही हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लगने से बचाते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द इंसुलेटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। First is the length of a conductor. This is the first one. Then second is the area of the cross section. ठीक है, तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। फोर्थ इज द टेम्परेचर। तो जब आपको मैंने वाटर पाइप की कहानी सुनाई थी तो उसमें भी हमने देखा था कि पानी कैसे फ्लो कर रहा था। जब उसका लेंथ ज्यादा था तो पानी क्या कर रहा था, वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। ठीक है, और दूसरा जब उसका एरिया आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो गया। ठीक है, और वहां पे उसके टेम्परेचर अगर हाई हीटिंग है या किस तरीके की हीटिंग है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। नाउ लेट अस सी वन बाय वन ईच ऑफ देम। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जब आपका जो इफेक्ट ऑफ लेंथ है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है L पे। जितनी ज्यादा लेंथ होगी, ठीक है, कंडक्टर की जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, कांस्टेंट थिकनेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वहां पे 2-4 फैक्टर और भी लगाएंगे कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट होंगे, बाकी दूसरा वाला बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा वाला बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो R अपॉन L, जब मैं इसको खोल रही हूँ, R अपॉन L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड दैट, और ये कांस्टेंट क्या होंगे यहाँ पे, एरिया और टेम्परेचर को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, कांस्टेंट। दैट मीन्स एरिया और टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे इफेक्ट पड़ता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल वायर में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम जैसे बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस कम होगा। तो दैट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, और जब हम इसको खोलते हैं तो ये क्या आ जाएगा, R इंटू A।
ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, लेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, आपके पास 4 क्वांटिटी है। पहली क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगी, लेंथ होगी, दूसरी क्वांटिटी टेम्परेचर हो गया, तीसरा क्वांटिटी एरिया हो गया। ठीक है, और चौथा क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल। चलिए नेचर ऑफ मटेरियल तो फिलहाल अभी हम कंडक्टर को ही मान के चल रहे हैं, तो अभी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब हम फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहे थे, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल जब हम कह रहे थे, तो टेम्परेचर और एरिया कांस्टेंट थे। ठीक है, अब हमने सेकंड कंडीशन में बात करी। सेकंड कंडीशन में हमने क्या कहा कि आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a के बारे में बात करी। तो जब ये हुआ था, तो अब यहाँ पे कौन कांस्टेंट हो गया आपका, T और L कांस्टेंट हो जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के जो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ेंगी तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, और जिससे उसकी वजह से क्या बढ़ती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर जब इनके बहुत तेजी से इनका मूवमेंट होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन भी जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस जो करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के। तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, मॉलिक्यूल तभी मूव करेंगे जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल आपने 9th में पढ़ा था कि जब आपने खाना बनाया है घर पे, तो गर्म खाने की जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गर्म खाना जो की खुशबू है वो बहुत अच्छे दूर दूर आपके बगल के घर पे तक चली जाती है, लेकिन अगर ठंडा खाना होता है तो उसकी खुशबू कहीं तक भी नहीं जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्म में क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी सिमिलरली अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कंडक्टर का, तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम के, वो क्या करेंगे, आपके काफ़ी तेजी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से उसमें हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा पोजीशन प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नाउ द लास्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर, इसमें मतलब ये हो गया है कि जब अब फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली है हमने, हर मटीरियल में डिफरेंट होंगे। ठीक है, किसी पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी पे कम भी हो सकते हैं। सो जितने भी फैक्टर अभी तक हमने डिस्कस करे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिस्कस कर रखे हैं हमने, कंडक्टर के लिए। तो और हर किसी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो अगर दो कंडक्टर अगर मिलके बना रखा है, तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें जो पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उसके लिए अलग होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर कि आप क्या उसका नेचर हम ले रहे हैं। ठीक है, नाउ तो देयर आर 4 फैक्टर्स, हमने 1 by 1 पढ़ा। सबसे पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा, पहला फैक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। दूसरा हमने पढ़ा कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/area। तीसरा आपने पढ़ा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चौथा आपने पढ़ा नेचर के बारे में। नेचर में यह है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट मटीरियल। ठीक है, नाउ रजिस्टिविटी, अब एक टर्म आपके पास आता है रजिस्टिविटी। इसको अब देखते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, और उसके कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के बारे में पढ़ा, जो कि ओम्स लॉ से आई थी, वो क्या था, रेजिस्टेंस था। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द रजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर दैट इज रो। ठीक है, इस रो को हम जो डिफाइन करते हैं वो इस तरीके का है, पीस थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। देखा, तो अभी हमने इससे पहले कुछ चीजें देखी थी। क्या देखा था कि देयर आर 4 इफेक्ट, ठीक है, जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपने पढ़ा था वो क्या था आपके पास, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो गया। ठीक है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब जब इसका प्रोपोर्शनल ऑफ कांस्टेंट आप हटाते हो तो वो आता है रो एल अपॉन ए, और यही रो इज नोन एज द रजिस्टिविटी। इसी रो को हम क्या बोलते हैं, आपका रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया था, जो अपने 4 फैक्टर पढ़े वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके ही पता चले हैं। ठीक है, और यहीं से हमको पता चला एक टर्म और आता है दैट इज द रजिस्टिविटी। ठीक है,
तो व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी? रो इज नोन एज द कांस्टेंट, दैट इज द रेजिस्टिविटी. आप सिंपल इसको ऐसे देखिए तो इट कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू रो L ओवर A एंड दिस रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी. ठीक है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ, इसको अगर मैं लिखूं इस तरीके से, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? R इंटू A बाई L. ठीक है, तो R क्या हो गया आपका? रेजिस्टेंस हो गया. A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो thus the resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in the cross section. ठीक है, तो कब होगा? जब आपका A और L की वैल्यू 1 होगी तो रो विल बी इक्वल टू R. ठीक हो गया. नाउ मूविंग, अब देखो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से डेरिवेशन आया है. अब थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्या है ये. सबसे पहला है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर रो. ठीक है, और इट इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस इन अ गिवन साइज ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. देन नेक्स्ट दैट कि जब आप इसको एक क्यूब से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कितना उसका लेंथ है, कितना उसका उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे भी हम रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है आपकी? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड द पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है, तो यानी कि रो को हम किस तरीके, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, रो इज इक्वल टू R इंटू A ओवर N. ठीक है, उसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर. क्यों हो जाएगी? देखो ओम मीटर के बारे में अगर मैं बताऊं तो R की क्या हो गई? ओम हो गई. एरिया की कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर. और लेंथ की कितनी हो गई? मीटर. तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी SI यूनिट विल बी ओम मीटर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. ठीक है, अब आप देखें कि मैनी रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर हैव अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया विद अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ करंट. तो इसीलिए आप रेजिस्टिविटी फॉर्मूला इक्वेशन के बारे में इसने यहाँ पे दिखा रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है अभी. ठीक है, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल्स टू R इंटू A ओवर L. ठीक है, वेयर R इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ अ मटेरियल मेजर्ड इन मीटर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज स्क्वायर मीटर. ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्क्वायर मीटर. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी यूनिट कितनी निकल के आती है? ओम मीटर में. ठीक हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेजिस्टिविटी. सबसे पहले प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है. द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट एज इट एनेबल्स द राइट मटेरियल टू बी यूज इन द राइट प्लेसेस इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है कि इसकी हम उसी हिसाब से यूज करते हैं कि किसकी कितनी रेजिस्टिविटी है, उसी को चेक करके ही आगे हम अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करते हैं. ठीक है, अगर आप कंडक्टर लेते हैं, मटेरियल यूजेस कंडक्टर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एंड जनरल कनेक्टिंग वायर नीड टू एबल टू हैव लो लेवल ऑफ रेजिस्टिविटी. अभी हमने यही पढ़ा था कि कंडक्टर की क्या होती है? लो रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी लो रेजिस्टिविटी भी होगी क्योंकि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो जब आप उसकी प्रॉपर्टी पता होगी, अच्छे से तरीके से पता होगा कि किसका कितना है, तभी आप उसको यूज करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें कि जैसे कॉपर की लो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, और कॉपर ज्यादा हाई भी नहीं होता, तो इट प्रोवाइड्स द अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डेटा यूजफुल इन मेनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीकेशन. अगर आपको बता दी जाए कि रेजिस्टिविटी कितनी है कॉपर की, इट इज अराउंड 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. तो इसीलिए आप देखते हैं कि कॉपर वायर ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. यूज करने को तो हम इसके सिल्वर वायर, सिल्वर की बहुत अच्छी रेजिस्टिविटी होती है. ठीक है, लेकिन सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है, सिल्वर और गोल्ड की बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है. अगर सिल्वर की मैं आपको बताऊं तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है. ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. ठीक है, तो इस बहुत कम है, बट ये क्या है आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनका यूज़ नहीं करते हैं. इसलिए कॉपर वायर, इसके बाद जो सिल्वर और गोल्ड के बाद कॉपर वायर, देन एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन, देन निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, इस तरीके से सीरीज आपकी चलती रहती है. तो उसको हम देखते हैं कि उसमें किसकी रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी है, उसी का मटेरियल आप यूज करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कुछ और भी है पॉइंट्स यहाँ पे. रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो द की इन द अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एज वेल. ठीक है, जब आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेते हैं तो चिप की रेजिस्टिविटी पता होने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कुछ जगह है जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो इजीली कहीं पे भी कनेक्ट कर सकें, और आपका ज़्यादा रेजिस्टिविटी अगर उनकी हो जाएगी तो कुछ सर्किट के प्रॉपर फंक्शनिंग करने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा. तो दैट मीन्स एक बात कह दी जाए तो सिंपल सी बात अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी प्ले एन इंपॉर्टेंट इन द मेजर रोल टू डिजाइन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, या फिर टू डिजाइन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में इसकी रेजिस्टिविटी सही होनी चाहिए. ठीक, नाउ
इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज अ की पैरामीटर फॉर मटेरियल दैट आर टू बी यूज विद इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अभी मैंने आपसे ये बात कही, ठीक है। जिसकी बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर हो गए, और आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। और जिनकी लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो गुड कंडक्टर हो सकते हैं, और उसको आप किस फॉर्म में यूज करते हो, वायर फॉर्म में यूज कर सकते हो फॉर योर कनेक्शन, ठीक है। और वहां पे भी हमने जब पढ़ा था रेजिस्टेंस के टर्म पे, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के भी हमने यही डिफाइन करा था कि जिसकी लो रेजिस्टेंस होगा, जिसका लो रेजिस्टेंस होगा वो गुड कंडक्टर्स है, और जिसका हाई रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, आपके इंसुलेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, तो ये दोनों ही आपस में वेरी करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस रो डज नॉट, दैट मीन्स द रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, ठीक है। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है और उसके थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो दो फैक्टर हैं वो डिपेंड, इन दोनों फैक्टर पे, लेंथ और थिकनेस, जैसे वहां पे हमने देख रहा था कि रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही थी आपके लेंथ पे और थिकनेस पे, दिस यहाँ पे रेजिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड ऑन the length and the thickness of a conductor, but yes it do depends on, किस पे डिपेंड करता है आपका, नेचर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ताकि तभी तो हम इतनी देर से ही तो आपको समझाने की आपको किस टाइप का सब्सटेंस लेना है, किस टाइप का सब्सटेंस लेना है। सबसे पहली बात है कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर और टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड नहीं करती है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन किस पे, लेंथ एंड थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो दिस इज द टेबल एट 20 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर आ रहा है सिल्वर, और मैंने भी आपको बताया था कि सिल्वर की सबसे लो रेजिस्टिविटी होती है 1.59। सी दीज आर नॉट एक्यूरेट वैल्यू, 1.59 है तो आपको कहीं सी बुक्स में 1.60 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 1.59 इंटू 10⁻⁸, 1.6 इंटू 10⁻⁸, बोथ आर सेम, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, आगे पीछे हर जगह पे आप इनको देखोगे कि ये वेरी कर रही है, ठीक है। तो सिल्वर एज इट इज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, आपका कॉपर का वायर ले रहे हैं, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, तो दीज आर द डिफरेंट रेजिस्टिविटी। और ये आपको इतना मतलब मेन के याद कर लीजिए, बाकियों की याद करने की किसी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ कार्बन तक जब आप देख रहे हैं, मैग्नीज तक, कहाँ तक, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, सारे नहीं दिए हुए हैं इसमें, बहुत कम दिए हुए हैं, ठीक है। तो लेड, नाइक्रोम, अच्छा नाइक्रोम यहाँ पे क्या आ गया, ये एलॉय की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और नाइक्रोम में आपको मालूम है कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट का होता है। इसमें होता है एक आपका निकल, एक होता है क्रोमियम, एक होता है मैग्नीज, और दूसरा होता है आयरन। तो ये इन सारी चीज़ों का मिलकर अलॉय होता है, ठीक है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये आपके दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है। और नीचे ये आप जितने भी देख रहे हैं, हार्ड रबर, ग्लास, सल्फर, क्वार्ट्ज, ये सारे के सारे इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई आपको देखने को मिल रही है। हमने अभी यही पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी हाई होती है इंसुलेटर्स की। तो आप देखो यहाँ ग्लास से नीचे सबकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, ठीक है। और ऊपर की तरफ को कम दिख रही है बिकॉज ज़्यादा कंडक्टर, और बीच में ये 0.46 और 640 ये जो है आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनकी रेजिस्टिविटी 0.46 और पॉजिटिव में आपको थोड़ा सा दिख रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी। नाउ द न्यूमेरिकल सेशन, ठीक है। आज के टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा और रेजिस्टिविटी पढ़ी। तो अब हमने न्यूमेरिकल्स को इन्हीं टॉपिक्स पे स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट कि अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। 24 वोल्ट की बैटरी एक दे रखी है, एक रजिस्टर दे रखा है 60 ओम का। नाउ लेट अस सॉल्व। और ये किससे सॉल्व होने वाला है, हमारा V और I हमको पता है, सॉरी V और R हमको पता है, तो हमें यहाँ पे निकालना है I। सो डायरेक्टली आप ओम्स लॉ को अप्लाई करें। और सी इन दिस क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 24 वोल्ट, ठीक है। आप हमेशा 24 वोल्ट ही लिखेंगे, ठीक है। मतलब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस V होता है तो इक्वल टू वोल्ट लिखते हैं उसमें। रेजिस्टेंस इक्वल टू 60 ओम और ये इक्वल टू V हो गया। यहाँ पे हमें R पता है। नाउ व्हाट विल बी करंट, दैट इज I इक्वल्स टू हाउ मच, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है, ओम्स लॉ से क्या होता है आपका फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। पुटिंग द वैल्यूज, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पे हमने रखा 24/60
तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट I इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर इज द यूनिट, तो आंसर विल बी I इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पेयर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट an electrical iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt की supply line। तो what current will this electrical iron draw when connected to the 110 volt supply line। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि अब हम किस तरीके से अपना आंसर को सॉल्व करेंगे। Now let's see in the very first case V is equals to 220 volt हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और हमें इसके साथ साथ में करंट मिली है, दैट इज I इक्वल टू 3.4 एम्पेयर। उसके बाद अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे पहले R। ठीक है, तो R यहाँ पे हमें पहले निकालना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे V इज इक्वल्स टू IR अगेन फ्रॉम द ओम्स लॉ। ऑन पुटिंग द वैल्यूज हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 ओवर I की वैल्यू है 3.4 एम्पेयर। ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट R इज इक्वल्स टू 64.7 ओम। ठीक है, अब यहाँ से अब हमें R मिल गया है। दूसरा कह रहा है कि वट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। तो जब हम देखते हैं V इक्वल्स टू 110 वोल्ट है तो हमारा I कितना होगा। अब हमारे पास V है और R है, तो फिर से वही ओम्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू V ओवर R। यहाँ से I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 110 ओवर R को हम रखेंगे 64.7। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 1.7 एम्पेयर। Now the third question is a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of wire। आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसको हमने डबल कर दिया है, आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है। तो now let's see its solution। See in this, let the length be L। ठीक है, हमने यहाँ पे लेंथ मान ली, L मान ली। 6 ओम रेजिस्टेंस की मतलब जो भी कंडक्टर होगा उसकी लेंथ L हो गई। और उसका एरिया अब हम यहाँ पे मान लेंगे A एंड उसका रेजिस्टेंस जो हमने रेजिस्टिविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी रो। ठीक है, तो नाउ R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू वी गेट 6 इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। ठीक है, तो अब हमने बोल रहा है कि उसका रेजिस्टेंस डबल हो गया है। तो जब रेजिस्टेंस को हम वायर को हम जब डबल अप कर दे रहे हैं तब लेंथ जो हो जाएगी हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरा लंबा सा वायर था वो डबल हो गया तो उसका हाफ। A इज इक्वल्स टू उसका एरिया बढ़ जाएगा ट्वाइस ऑफ A। और जो रेजिस्टेंस होगा और फॉर्मूला रखते हैं फिर से रो L ओवर A। तो L और उसकी जगह उसकी वैल्यू रखेंगे हम, L की जगह L/2 और A की जगह 2A क्योंकि वो नया है। तो इसका आंसर आ जाएगा रो L/4A। ठीक है, अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया है। तो रो L ओवर A की वैल्यू है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को हम जब देखते तो हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, R बाय सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है R। सेकेंड को हमने उससे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा R डैश ओवर R। और यहाँ पे इसकी जगह पे हमने 6 रखा है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दी है, तो रो L ओवर A और यहाँ पे हो जाएगा रो L ओवर 4A। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कैंसिल करते हैं तो सारी चीज़ें लगभग इसमें कैंसिल हो जा रही हैं और हम देख पा रहे हैं कि 1/4 ही बच रहा है। A से A कैंसिल, रो से रो, L से L कैंसिल, तीनों क्वांटिटीज़ कैंसिल हो गई हैं। तो हमारे पास बच गया है R डैश अपॉन 6 इक्वल्स टू 1/4। तो R डैश इज इक्वल्स टू 6/4 और on solving we will get 1.5 ohm resistance, that means R। This is the last numerical of today, that is a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 to 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohms। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। तो आपको यहाँ पे हर चीज दे रखी है, आपको लेंथ पता है, एरिया मालूम है, रेजिस्टेंस आपको पता है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L। नाउ लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन की कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ इन दिस वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल्स टू R A ओवर L। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले से निकाल दिया, फिर यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 2, वैल्यू हमने इसमें रखी 2 × 10⁻⁻2
और ए की वैल्यू है हमारे पास 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर और लेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है 2 मीटर. So on putting the value in our formula, rho is equals to 2 × 10⁻⁻2 into 1.7 into 10⁻⁻6 upon 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1.7 into 10⁻⁻2 और 6 को अगर ऐड कर लेंगे तो -8. तो 1.7 इंटू. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. ठीक है, आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे. ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी. आप रेजिस्टिविटी पे थोड़ा सा और ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी टॉपिक अपने आप में. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टडिंग अबाउट द रेजिस्टेंस. ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले ले. ठीक है, चाहे आप फाउंडेशन कोर्स के उससे ले ले या फिर आप इसको NTSC कोर्स के उससे उठाते हैं, दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में. एंड येस, ये बहुत ज्यादा काम भी आपके आता है. रेजिस्टेंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से, जैसे सीरीज सर्किट होगा तो कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे पैरेलल सर्किट में सॉल्व करना है. ठीक है, विल बी टॉकिंग this in my next video. Till then, stay tuned, stay safe, stay healthy and learn more with me. And yes, do like, share, subscribe my channel CP Classes. Thank you.